गुड मॉर्निंग क्लास 10th। ये आपका नेक्स्ट वीडियो है कम्युनिकेशन बैरियर, जो सेशन 3 है। आपके चैप्टर नंबर जो भी चल रहा है, जो भी चैप्टर नंबर 1 सॉरी बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 1 जो है आपका कम्युनिकेशन स्किल, उसका ये सेशन 3 का सेकंड वीडियो है। कम्युनिकेशन बैरियर्स जो है वो आपका सेशन 3 है, उसका ये सेकंड वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको इंटरनल बैरियर्स बताया था कि किसी तरह के इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसमें कुछ इंटरनल बैरियर्स थे, जैसे लेंदी कम्युनिकेशन, लिंग्विस्टिक इशूज़, इनकन्सिस्टेंट टोन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, उसी तरह से और बहुत सारे और भी हैं, बहुत सारे हैं। प्रेजुडिस है, बायसनेस है, डिफरेंस इन परसेप्शन व्यू है, कल्चरल डिफरेंसेस है, वो सारे मैंने बताए थे। उसी तरह से कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। ये जो इंटरनल फैक्टर्स हैं जो हमारी किसी कमी की वजह से, या जो कम्युनिकेशन के बीच में जो लोग कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हैं उनकी किसी कमी की वजह से वो बैरियर्स, वो प्रॉब्लम्स, वो रुकावटें आती हैं। ठीक है, कुछ ऐसी और रुकावटें हैं, कुछ ऐसे और बैरियर्स हैं जो हमारी कमी की वजह से नहीं आते हैं, ना ही उस कम्युनिकेशन जो भी पूरा कम्युनिकेशन है उसमें किसी भी पॉइंट या किसी भी इंसान या किसी भी चैनल की कमी की वजह से आते हैं। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, कुछ बाहरी तत्व ऐसे होते हैं जिनकी वजह से वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा है नॉइज़ एंड अदर डिस्ट्रैक्शन। देखो, इसका सिंपल सा एग्जाम्पल आपको दें, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, आप तुरंत 2 मिनट में समझ जाओगे। जैसे वीडियोज़ के थ्रू टीचर, जो भी टीचर स्कूल में वीडियो बनाते हैं, जिसमें से एक मैं भी हूँ, तो जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो बहुत बार ऐसा होता है आप लोगों को अलग अलग नॉइज़ सुनाई देती है। तो ये नॉइज़ जो है वो मैंने नहीं क्रिएट की है, वो किसी एक्सटर्नल फैक्टर से आ रही है। भाई बगल वाले जो यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चलता रहता है जिसकी वजह से वो नॉइज़ क्रिएट होती है। या फिर मान लो उसी वीडियो के बीच में कोई आ गया, कभी मान लो प्रिंसिपल मैम आ गई, या कोई और आया जी आ गई, या कोई भी प्यून आ गया, कोई भी आ गया, तो उससे भी वो चीज़ डिस्ट्रैक्ट होती है। तो इस तरह से बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं। रनिंग क्लास के बीच में भी बहुत बार ऐसा होता है, कोई मान लो दूसरी क्लास में कोई टीचर किसी बच्चे को डांट रहा है या पनिशमेंट कर दे रहा है, तो सारे बच्चों का ध्यान, और कुछ बच्चे कुछ दूसरी क्लास से बाहर निकाले गए, तो जो भी टीचर पढ़ा रहा है, जिस भी क्लास, उसकी बगल क्लास में मान लो कोई टीचर पढ़ा रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो अगर बच्चे दूसरी क्लास के बच्चे निकाले जा रहे हैं या उनको पनिश किया जा रहा है, तो अपने आप से आप उनका ध्यान जो है उस पर चला जाता है। ठीक है, या फिर कोई भी आ जा रहा है क्लास, रनिंग क्लास के बीच में, क्लास के अंदर या क्लास के बाहर से भी कोई अगर आता जाता रहता है, तो उससे डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होता है। नॉइज़ तो सबसे बड़ी चीज़ है। अभी अगर स्कूल में या स्कूल के आसपास कहीं बहुत तेज़ी से म्यूज़िक बजने लगे या खट खट की आवाज़ होने लगे, मशीन चलने लगे, तो उससे बहुत डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होता है। वीडियोज़ के टाइम पे तो खास तौर से भाई, ये जो भी वीडियोज़ में बनाता हूँ उसमें बहुत बार आप लोगों को होता है कि आवाज़ क्लियर नहीं आती है, उसमें खट खट की आवाज़ आया करती, परमानेंटली कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस बना होता है। तो ये डिस्टर्बेंस ना तो मेरी वजह से है, ना तो इस मोबाइल की वजह से है, ना तो इस रूम की वजह से। ये डिस्ट्रैक्शन अलग वजह से है, ये डिस्ट्रैक्शन बाहरी चीज़ों की वजह से, इसीलिए इसको रखा जाता है एक्सटर्नल बैरियर्स में। ये कुछ ऐसी बाहरी चीज़ें भी हैं जिसकी वजह से एक कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो रहा है। भाई ये भी तो कम्युनिकेशन है। अगर कोई टीचर क्लास में पढ़ाता है तो वो भी एक कम्युनिकेशन है, अगर कोई टीचर वीडियो के थ्रू पढ़ाता है तो वो भी एक कम्युनिकेशन है। देखो, इसको स्कूल से इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि आप वो इसे ईजिली समझ जाओगे कि क्या बात कही जा रही है। तो अगर टीचर क्लास में कोई चैप्टर एक्सप्लेन करता है या कोई भी चीज़ बताता है, किसी भी चीज़ के बारे में बता रहा है, तो वो एक कम्युनिकेशन ही है। और वो कम्युनिकेशन किसी भी वजह से अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो वो सारे डिस्टर्बेंस आपकी या तो एक्सटर्नल बैरियर्स में या फिर इंटरनल बैरियर्स में आएंगे। टीचर का क्लास में सर दर्द होने लगा या बुखार चढ़ गया, तो भाई वो इंटरनल प्रॉब्लम है। और अगर किसी वजह से उसको बुला लिया गया कि रनिंग क्लास के बीच में, जैसे मुझे कई बार बुला लिया जाता है, क्लास चल रही है, क्लास छोड़ के बीच में चले गए, ठीक है, तो वो डिस्टर्बेंस मैंने नहीं क्रिएट किया, लेकिन किसी ना किसी बाहरी कारण से वो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ। ठीक है, तो ये सब हमारे एक्सटर्नल बैरियर्स में आएंगे। सबसे पहला हमारा नॉइज़ एंड अदर डिस्ट्रैक्शन, की नॉइज़ की वजह से और बहुत तरह से इस तरह के डिस्ट्रैक्शन है। कोई आ जा रहा है, भीड़ लगी हुई है, कहीं कोई शोरगुल हो रहा है, कोई बात हो रही है, कोई और किस तरह की चीज़ हो गई। भाई गर्मी का मौसम है, बच्चे पढ़ रहे हैं, लाइट चली गई अचानक से, तो आधा डिस्ट्रैक्शन तो वैसे ही क्रिएट हो जाता है। अब सबका दिमाग, पसीना बह रहा है तो पसीना बहेगा, तो भाई वैसे भी मूड नहीं काम करेगा, दिमाग नहीं काम करेगा, ज़्यादा बच्चे थक जाएंगे। तो ये सारे भी डिस्ट्रैक्शन पॉइंट्स हैं। फिजिकल बैरियर्स भी बहुत सारे आते हैं। टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम विद इक्विपमेंट यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन इज अ फिजिकल बैरियर। फॉर एग्जांपल, वीक सिग्नल्स ऑफ अ फॉल्टी हैंडसेट में प्रिवेंट प्रॉपर कॉन्टैक्ट एंड कॉज डिससेटिस्फैक्शन एंड इरिटेशन अमंग द पीपल कम्युनिकेशन। बहुत बार आप ये देखो, उसमें बुक की लैंग्वेज ही मैंने यूज़ की है। इसमें क्या कह रहा है कि वीक सिग्नल, जब भी आप लोग दो लोग बात कर रहे होते मोबाइल पे, उसे वीक सिग्नल आ रहे हैं तो उस बात करने में दिक्कत आती है।
ठीक है, या फिर जो सेंडर और रिसीवर है उनके बीच में बहुत ज़्यादा दूरी है तो उसकी वजह से जो नॉइज़ है वो क्लियर नहीं हो पा रही है। तो कुछ ऐसे फिजिकल बैरियर्स हैं जो कम्युनिकेटर्स के बीच में बनते हैं कि मोबाइल में बात करते समय या हम किसी को मैसेज भेज रहे हैं, उसी समय इंटरनेट डाउन हो गया, नेट नहीं आ रहा है, कहीं हम स्कूल से अगर हम लोग वीडियो सेंड करते हैं। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको बता दें, जैसे जियो मीट के थ्रू क्लास होनी थी, जियो मीट के थ्रू क्लास तो होनी थी, लेकिन जब यहाँ नेट की ही प्रॉब्लम है तो क्लास कैसे हो सकती है। तो सेम वही एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि वो एक फिजिकल फैक्टर है कि उसमें गलती किसी की नहीं है, लेकिन अब यहाँ नेट की ही प्रॉब्लम है कि यहाँ पर बाहर होने की वजह से यहाँ नेट सही से कैच नहीं करता है। ये अगर मैं अपने घर से वीडियो बनाऊँ तो वो आप डायरेक्टली उससे ऐड हो सकते हो, जियो मीट से भी ऐड हो सकते हो, लेकिन उसमें दो तरह की प्रॉब्लम है। एक तो घर से वीडियो बना पाना पॉसिबल नहीं, स्कूल से वीडियो बनाते हैं तो कभी तो यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो शहर में नहीं रहते हैं, वो शहर से दूर रहते हैं, टाउन में रहते हैं या गाँव में रहते हैं, उनके यहाँ भी नेटवर्क की प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम दोनों साइड है, इस साइड भी है उस साइड भी है, टीचर्स के साथ भी है और स्टूडेंट के साथ भी है। टीचर्स तो चलो एक समय मैनेज भी कर सकते हैं, मान लो मैं घर पे वीडियो नहीं बना सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे टीचर तो घर से वीडियो बनाते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम आप लोगों के साथ बहुत है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो गांव के हैं जहाँ पर अच्छे सिग्नल नहीं आते, इसी वजह से आपकी जियो मीट या गूगल मीट्स के थ्रू क्लास नहीं हो पाती। तो ये एक बहुत बड़ा आपका ये फिजिकल बैरियर आपका आएगा जो कम्युनिकेटर के बीच में है। ये सेकंड पॉइंट उस जो मैंने बताई है कहानी उसको पूरा डिफाइन करता है कि जियो मीट और गूगल मीट से अगर आपकी क्लास नहीं हो पा रही है तो उसकी जिम्मेदारी सेकंड लाइन है, फिजिकल बैरियर बिटवीन कम्युनिकेटर्स। दोनों के बीच में इतनी दूरी है कि उसकी वजह से वो नहीं हो पा रहा है, सिग्नल और नेटवर्क नहीं काम कर रहे हैं। फिजिकल डिसेबिलिटी क्या है? डिसेबिलिटी सच एज हियरिंग प्रॉब्लम और स्पीच डिफिकल्टी कैन बिकम अ बैरियर टू अ कम्युनिकेशन। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि अगर किसी इंसान के बोलने में प्रॉब्लम है या उसके सुनने में प्रॉब्लम है थोड़ी सी या थोड़ी ज़्यादा भी है, तो वो भी एक बहुत बड़ा फिजिकल डिसेबिलिटी भी बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम होती है कि जब वो इंसान सही से बोल ही नहीं पाएगा तो वो अपनी चीज़ को कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। भाई किसी छोटे बच्चे को मोबाइल पकड़ा दो जो 1-2 साल का हो, जिसको ठीक से बोलना ना आता हो, तो उसकी कोई लैंग्वेज कोई समझ ही नहीं पाएगा। उसी तरह अगर इसी तरह का कोई और आदमी हो, लैंग्वेज वाली भी चक्कर है कि कोई दूसरी लैंग्वेज का आदमी दूसरी लैंग्वेज में बात करेगा तो वो भी हमारी एक फिजिकल तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ एक लिंग्विस्टिक डिसेबिलिटी तो है ही। फिर आता है आपका मतलब यहाँ पर हियरिंग प्रॉब्लम, और जो थर्ड पॉइंट जो है वो आपका हियरिंग प्रॉब्लम या उससे रिलेटेड कोई चीज़ है तो उसको डिफाइन करता है कि किसी तरह का फिजिकल प्रॉब्लम होने की वजह से अगर हमारा कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होता है। फिजिकल बैरियर्स टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में जो हमारे फिजिकल बैरियर्स आते हैं, वी कैन नॉट सी द नॉन वर्बल जेस्चर, पॉस्चर एंड जनरल लैंग्वेज व्हेन यू आर मेकिंग फ़ोन कॉल्स ऑन सेंडिंग। अब जैसे यहाँ पर ही है, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, बहुत बार मैं वीडियो के कैमरे के पीछे रहता हूँ तो आप मेरे हाथ के एक्सप्रेशन और बाकी चीज़ें नहीं देख सकते। यहाँ पर मोबाइल के पास होकर बोलने से आपको मेरी वॉइस की क्लियरिटी बहुत अच्छी होगी, लेकिन अगर यही मैं बोर्ड के सामने चला जाऊँगा तो वॉइस क्लियरिटी अपने आप से डाउन हो जाएगी, आपको मेरी आवाज़ गूंजने लगेगी। तो उसकी वजह से ही मैं जो क्योंकि थ्योरी वाले चैप्टर है इसलिए मैंने सोचा कि इसको ज़्यादा बोर्ड से पॉइंट लिखे हुए हैं और बाकी इसको मोबाइल के पास रहकर एक्सप्लेन करेंगे तो आपको मेरी वॉइस क्लियर होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा है कि भाई जब आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमारा नहीं हो पाता है, भाई अगर आमने सामने जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो तो एक अलग कम्युनिकेशन है, लेकिन जहाँ पर जब हम सिर्फ फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो उसमें हम आदमी के फेस एक्सप्रेशन को भी नहीं देख पा रहे हैं, उसके जेस्चर को भी नहीं देख पा रहे हैं, उसके बोलने के तरीके को भी नहीं देख पा रहे हैं। हम आवाज़ के थ्रू जो भी समझ सकते हैं वो समझ सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें नहीं जान पा रहे हैं। तो ये भी एक फिजिकल बैरियर आता है, हमारा एक्सटर्नल बैरियर्स है जो फिजिकल प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से। अब इन सारी चीज़ों को उससे डील करने के लिए क्या क्या होना चाहिए वो आगे बताते हैं कि क्या क्या इन जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे डील करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। मेजर्स टू ओवरकम द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो भी बैरियर्स हैं उसको दूर करने के लिए हम कौन से मेजर्स फॉलो कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट है इस सेशन का, सेशन 3 का, कम्युनिकेशन बैरियर का, मेजर टू ओवरकम द बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। कौन से मेजर्स ऐसे लगाए जाएं जिससे हम इन बैरियर्स को दूर कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहला है कीप इट सिंपल। जो भी मैसेज हो, जो भी कम्युनिकेशन हो वो सिंपल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा उसमें हार्ड लैंग्वेज का यूज़ नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऐसी लैंग्वेज ना हो जिससे कि सामने वाले को समझ में ना आए। ठीक है, बहुत बार अगर मान लो जैसे CBSE या CBSE की तरफ से हम लोग को सर्कुलर आता है तो उसमें बहुत बार ऐसी लैंग्वेज होती है जो कि कई बार क्लियर नहीं होती है, कई बार पढ़ो कई बार समझो, वर्ड्स की मीनिंग ढूंढो, तो इस तरह की चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। तो जो भी लैंग्वेज ऐसा हो कि जिससे सामने वाले सारे लोग उसे ईजिली समझ सकें। बहुत बार डिफ़िकल्टी आती है तो वो डिफ़िकल्टी दूर की जाती है, लेकिन वो डिफ़िकल्टी होनी नहीं चाहिए, लैंग्वेज हमेशा क्लियर होनी चाहिए। अभी उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने से फिर वो जो मैसेज है वो नहीं पहुँच पाएगा।
देखो जैसे ये है, बहुत बार आप लोग वीडियो देखते हो कि वीडियोज़ में जो भी यूट्यूब के वीडियोज़ होते हैं वो इंग्लिश में नॉर्मली लोग बनाते हैं, इंडियन लोग इंग्लिश में बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे मेरी ये क्लास है, क्लास का मैं सारा वीडियो इंग्लिश में बनाना शुरू कर दूँ, पूरी इंग्लिश यूज़ कर दूँ, तो आधे से ज़्यादा बच्चों के सर के ऊपर से ये वैसे ही चला जाएगा, क्योंकि वैसे ये सारी चीज़ें उनके हर किसी के समझ में इतनी ईजिली नहीं आती हैं। ऊपर से अगर हम पूरी इंग्लिश यूज़ करने लगेंगे उसमें, मुझे पता है कि हर के यहाँ पर शायद सभी बच्चों की इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं है कि उनको वर्ड टू वर्ड इंग्लिश में हर चीज़ एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में समझ में आ जाएगा। तो जो एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट होता है वो नॉर्मली अच्छे बड़े स्कूल्स में भी हिंदी में ही रखा जाता है, जिससे कि बच्चे ईजिली बात को समझ सकें। भाई अगर हमको टीचर का मेन मकसद है जो भी उसका सब्जेक्ट है उसको बच्चों को समझाना, अब बच्चे अगर समझ ही ना पाएँ इंग्लिश यूज़ करने के चक्कर में या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड यूज़ करने के चक्कर में, तो उससे फ़ायदा क्या होगा। इसीलिए ऐसी लैंग्वेज यूज़ होनी चाहिए जिसमें हर किसी को ईजिली समझ में आ जाए। यूजिंग एप्रोप्रिएट बॉडी लैंग्वेज, सही बॉडी लैंग्वेज का यूज़ होना भी बहुत ज़रूरी है। जब फिजिकल कम्युनिकेशन होता है, वर्बल कम्युनिकेशन होता है आमने सामने, तो उसमें एक सही बॉडी लैंग्वेज भी, हालांकि हर कोई सही बॉडी लैंग्वेज ही यूज़ करता है। गुस्से में होगा तो सबसे आप पता चल जाएगा, और नहीं गुस्से में होगा, नॉर्मल होगा तो भी पता चल जाएगा। फेस एक्सप्रेशन है, हैंड मूवमेंट्स हैं, इन सब चीज़ों से बहुत चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो वो सब भी सही होना चाहिए। कई बार अगर ऐसा मान लो बोलना कुछ चाह रहे हैं और कहीं कुछ और दे रहे हैं, एक्सप्रेशन कुछ और है, तो उससे कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होता है। डेवलप ट्रस्ट, देखो ये बहुत बड़ी पॉइंट है कि ट्रस्ट का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है, कि जो भी कम्युनिकेशन चल रहा है उस कम्युनिकेट करने वाले लोगों के बीच में ट्रस्ट होना चाहिए। तो अगर ट्रस्ट होगा तो वो कम्युनिकेशन ईजिली आप समझ पाएंगे। भाई अगर आपको कोई चीज़ समझाई जा रही है, अगर कोई टीचर आपको कुछ समझा रहा है, कुछ कह रहा है, तो अगर आपको टीचर पे ट्रस्ट होगा कि हाँ जो बताया जा रहा है ये सही बता रहे हैं, फर्जी बातें नहीं बता रहे हैं, तो आप उस चीज़ को थोड़ा बहुत ही सही कुछ तो समझोगे। लेकिन आप पहले मन में बना लिए हो कि ये जो भी बोलते हैं बकवास है, ठीक है, इनका काम ही है बकना, आके बक के चले जाएंगे। तो जब आपने मन में पहले वही धारणा बना ली है, तो फिर वो आप कुछ भी कोशिश कर लो, वो आप चीज़ आपको, अगर वो सही भी होगी, वो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगी, तो भी आप उसे समझोगे ही नहीं। तो वो ट्रस्ट भी होना चाहिए। यहाँ देखो इन सारी चीज़ों को क्लास से रिलेट करने का मतलब ये है कि चैप्टर अगर जब तक चीज़ों आपके आसपास की चीज़ों से रिलेट नहीं होगा तब तक वो आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ ट्रस्ट का मतलब टीचर और स्टूडेंट के बीच के ट्रस्ट से है, ठीक है। हम जो एग्जाम्पल दे रहे हैं, वैसे तो दो कम्युनिकेशन कर जो जिनके बीच में कम्युनिकेशन चल रहा है उनके बीच में ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसको क्लास से इसलिए रिलेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो हमारा क्लास के लिए है। हम जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं वो आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, या कोई भी टीचर अगर वीडियो बना रहा है तो वो आपसे कम्युनिकेट कर रहा है। तो मेन प्रॉब्लम वो है, ठीक है। तो ये हमेशा होना ज़रूरी है। और टीचर्स को भी बच्चों पे ट्रस्ट होना चाहिए कि हम ये मान के चलते हैं कि बच्चे हमारी बात समझ रहे हैं। अगर हमने ये मान लिया कि बच्चे हमारी बात समझ ही नहीं रहे हैं, हम जो चाहे वो बोलते जाए, इनको समझना ही नहीं है, तो फिर हमारे पढ़ाने के तरीके में, हमारे बताने के तरीके में भी कमियाँ आ जाएंगी और दिक्कतें आएंगी। फिर वो चीज़ उतनी सही तरीके से नहीं हो पाएगी। तो टीचर्स के लिए भी वही चीज़ उतनी ही इंपॉर्टेंट है, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो ट्रस्ट होना चाहिए। टीचर्स को भी ये मानना चाहिए, हमेशा मान के चलना चाहिए कि हम जो भी बता रहे हैं वो बच्चे समझ रहे हैं। समझे ना समझे वो एक अलग बात है, लेकिन दोनों ही अगर अपने ट्रस्ट पर रहेंगे तो वो कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा। बी अनबायस्ड एंड फेयर, अनबायस्ड मतलब पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए और हमेशा सबको एक समान मानना चाहिए, ठीक है। एक समान मतलब जैसे कहीं भी कभी भी हम ये, जैसे मैंने बहुत बार एग्जाम्पल दिए थे आपको कि जैसे नेता लोग भाषण देते हैं तो भाई अगर हमारा झुकाव किसी एक पार्टी पे है तो दूसरी पार्टी के नेता की बातें हमें बकवास लगेंगी, ठीक है। या अगर हमने मान लिया है, अगर हम बहुत लोग होते हैं जिससे उन लोगों को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, तो वो उनको लगता है कि नेता लोग जो भी बोलते हैं सब फेक है, सब झूठ है, सब गलत सलत है, ठीक है। तो अगर या तो उस तरह के कम्युनिकेशन में आप कभी जाएं ही ना, पढ़े ही ना, आप भाषण सुनने भी जा रहे हो और आपको विश्वास भी नहीं है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं। तो कभी भी पक्षपात नहीं होना चाहिए, किसी भी को उससे नहीं देखना चाहिए कि वो आदमी, हमने पहले ही मन में बना लिया कि हाँ ये जो बोलेगा वो गलत ही बोलेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो टीचर्स के केस में भी है कि भाई अगर कोई बच्चा कमज़ोर है, वीक है, नहीं पढ़ने में अच्छा है, अगर वो कुछ ही बता रहा है तो टीचर ने मान लिया कि हाँ अरे तो गलत ही बता रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। वो तो बच्चा उस दिन उसको वो पॉइंट पे उसको सही हो, या वो पॉइंट उससे अच्छी तरीके से आता हो। तो वो कभी भी पक्षपात होना ही नहीं चाहिए, ना टीचर के लिए, ना बच्चों के लिए, ना किसी के लिए भी। किसी भी किसी भी चीज़ को हम उसको एक पक्ष के हिसाब से नहीं सुन सकते। अगर हम एक पक्ष के हिसाब से चलेंगे तो कभी भी चीज़ सही नहीं हो सकती। हमें हमेशा दोनों उसको फेयर होना जरूरी है, हमको हमेशा सबको एक समान मानना ज़रूरी है और अनबायस होना बहुत ज़रूरी है। रेस्पेक्ट अदर कल्चर, देखो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, देखने में तो छोटा सा पॉइंट है लेकिन ये बहुत बड़ा पॉइंट है। बहुत सारे जो बवाल होते हैं हमारे व्हाट्सएप की वजह से, व्हाट्सएप की वीडियोज़ की वजह से, वो इसी होते हैं कि कल्चरल इशूज़ उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं।
ऐसे बहुत बार ऐसे दिखाया जाता है कि कभी कोई और रिलीजन का आदमी कहीं पे कहीं तोड़ फोड़ हो गई मंदिर में, तो किसी दिखा दिया, किसी और कंट्री का दिखा दिया कि उस वहाँ पे मंदिर में तोड़ फोड़ कर दी गई, या ऐसा कुछ किसी हिंदू देवता का अपमान कर दिया गया, या किसी और रिलीजन किसी मतलब उसका अपमान कर दिया गया, किसी दूसरे कंट्री के झंडे का अपमान कर दिया गया, कहीं पर जला दिया गया, किसी उस झंडे को पब्लिक ने जलाया, पब्लिकली दिखाया, वीडियो बनाया। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें होने से हमेशा कल्चर और प्रॉब्लम क्रिएट होती जाती हैं और बवाल बढ़ते जाते हैं। कितनी सारी चीज़ें, कितनी सारी प्रॉब्लम्स तो सिर्फ व्हाट्सएप मैसेजेस की वजह से क्रिएट हुई है, क्योंकि उस पर इस तरह के मैसेजेस आते हैं, उस पर दूसरी कम्युनिटी, दूसरे रिलीजन और दूसरे कास्ट के बारे में उल्टा सीधा कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन हमको इन चीज़ों पे बढ़ावा देना नहीं चाहिए। हमें दूसरे के कल्चर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने कल्चर की तरह भी दूसरे दूसरे की कंट्री की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं है, बहुत बार हम लोग उल्टा सीधा बोल देते हैं दूसरी कंट्रीज़ को, लेकिन वो वैसे तो ठीक है, लेकिन उसके वीडियो बनाना और उस तरह की चीज़ें करना और अपशब्द कहना, तो वो सारी चीज़ें गलत होती हैं। तो किसी को भी इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, उससे हमेशा प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जाती हैं, कम होने के बजाय। ठीक है। यूज़ प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल का होना बहुत ज़रूरी है। जब भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन चैनल जो है वो हमारा प्रॉपर हो। अगर वो हम गलत तरीके से कम्युनिकेट करेंगे तो कभी भी वो हमारा मैसेज जो भी है वो मैसेज वो आगे कन्वे नहीं हो पाएगा। अगर हम गूगल मीट को जियो मीट के थ्रू पढ़ाएंगे तो उसमें 15 मिनट तो अगर हमको पता है कि प्रॉब्लम्स आएंगी इसमें, और हम तभी भी पढ़ा रहे हैं कि नहीं हमको तो इसी से पढ़ाना है जिससे कि बाकी लोग कोई हमारा वीडियो ना देख सके। ठीक है, तो वो भी दिक्कत है भाई। अगर हमने सोच लिया कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो हमारे बच्चे ही देख पाए और कोई टीचर प्रिंसिपल कुछ भी ना देख पाए, तो हम क्लास में हम उसको गूगल मीट के थ्रू पढ़ा रहे हैं। गूगल मीट पढ़ाने में दिक्कत क्या है कि वो कम्युनिकेशन चैनल सही है ही नहीं। और कम्युनिकेशन सही चैनल ना होने की वजह से हमारा मैसेज ही नहीं कन्वे हो पा रहा है। जहाँ जहाँ भी गूगल मीट या जियो मीट से क्लास चल रही है वहाँ 15 मिनट तो वाली बच्चों को ऐड करने में निकल जाता है और 20 मिनट क्लास होती है, तो उससे कोई फ़ायदा थोड़ी ना है। हाँ, उससे ये फ़ायदा है कि बच्चे वहाँ पर हैं, वो कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ फ़ायदा है, ऐसा नहीं। लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं भाई। जब 15 मिनट वैसे ही वेस्ट हो गए तो उसमें क्या है। अब यहाँ क्या 20 मिनट में आपको जो भी टीचर वीडियो बनाता है 20 मिनट में आपको 30-40 मिनट का कंटेंट दे देता है, क्योंकि यहाँ बीच में जो बोर्ड रब हो रहा है वो सारी चीज़ें उसी में कवर अप हो जाती है। अगर वही काम क्लास में होता तो यही सेम वीडियो, यही मान लो 20 मिनट हम पढ़ा रहे हैं तो वो वहाँ क्लास में 40 मिनट चलता है, क्योंकि वो उतनी देर में बुक ओपन करना, बुक से पॉइंट नोट करना, ये सारे में भी टाइम लगता है। ठीक है, तो वो सारा पार्ट तो आपका कट हो गया। जैसे ही हमने वीडियो को रोका और फिर जहाँ से स्टार्ट कर दिया वहाँ से आपको वो चीज़ सुनाई दे रही है। तो यहाँ पर ज़्यादा पार्ट कवर हो रहा है। बस ये है कि यहाँ डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, इसका भी एक ड्रॉबैक है। तो ये भी एक वो है कि प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल होना बहुत ज़रूरी है भाई। जब तक स्कूल नहीं चल रहा तब तक पढ़ाई का ये मीडियम है, लेकिन जब स्कूल चलेगा तो थोड़ी ना कोई वीडियो के थ्रू पढ़ाएगा, तब तो आपको क्लास के थ्रू पढ़ाएगा, क्योंकि क्लास में जितना अच्छा कम्युनिकेशन हो सकता है वो इसमें नहीं हो सकता। लेकिन अभी यहाँ मजबूरी वाली बात है कि हम चाह के भी नहीं कर सकते, तो इस वजह से इसके थ्रू चल रहा है। ठीक है। यूजिंग इमोजीज वाइल टेक्सटिंग। इमोजीज आपको पता है बहुत सारे ऐसे आइकन्स होते हैं, जैसे फेस एक्सप्रेशन के आइकन्स होते हैं जो आप लोग यूज़ करते हैं हम लोग मैसेज करते समय। तो ये टेक्सटिंग का मतलब टेक्स्ट मैसेज, टेक्सटिंग या टेक्सटिंग जो लिखा हुआ है वर्ड उसका मतलब है टेक्स्ट मैसेज। टेक्स्ट मैसेज करते समय हमें इमोजीज को यूज़ करना है। हमने कोई लाइन मान लो किसी अपने फ्रेंड को लिखी और उस लाइन, अब भाई वो फ़ोन पे जब हम लाइंस लिखते हैं तो उस समय मेरा क्या मूड है वो लाइंस लिखने से नहीं समझ में आता है भाई। सामने सामने की बात अलग होती है, तो उसमें हमको उस एक्सप्रेशन को भी यूज़ कर, जो इमोजीज होते हैं वो एक्सप्रेशन नहीं होते, तो उन एक्सप्रेशंस को भी यूज़ करना चाहिए। इससे सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि ये बात मजाक में कही गई है या गुस्से में कही गई है। ठीक है, तो ऐसा होता है बहुत बार। बहुत सारे ग्रुप में भी ऐसा हुआ कि कुछ बच्चों ने कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे किसी ने कोई वॉलपेपर उठा के सेंड कर दिया PUBG का, तो वहाँ पे नीचे लिख के भेजना पड़ा ज़्यादा दिमाग ख़राब है। ज़्यादा दिमाग ख़राब होने के साथ साथ वो गुस्से वाले 2 इमोजीज भी लगा दी, रेड, जिसमें पूरा फेस रेड रहता है। तो वो समझ में आ गया कि हाँ जब भी स्कूल खुलेगा तो अच्छे से कुटाई होगी, जिस दिन ये मौका लगा। तो ऐसा होता है छोटी क्लासेस में, बहुत बच्चे कुछ ऐसी इस चीज़ें कर देते हैं जो कि अनजाने में, तो उनका हिसाब भी बाद में होगा। तो उससे वो मैसेज में वो जान गया कि हाँ टीचर का मूड क्या है, क्योंकि अभी तो जब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, सॉरी फेस टू फेस कम्युनिकेशन यहाँ पर हमारा है नहीं, तो समझने में बहुत बार दिक्कत हो जाती है कि वो क्या कहा जा रहा है। ठीक है, तो किस सेंस में वो बात कही गई है, तो इसलिए इमोजीज का यूज़ करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है टेक्स्ट मैसेजिंग करते समय। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग इमोजीज यूज़ करते हैं तो वो उससे मैसेज भी कन्वे नहीं हो पाता है, लेकिन एक्सप्रेशन को दिखाने के लिए इमोजीज का यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है।
सीकिंग फीडबैक कम्युनिकेशन के समय फीडबैक का होना ज़रूरी है। जब भी कम्युनिकेशन हो तो उसमें फीडबैक जरूर लिया जाए कि भाई जो भी बातें बताई गई हैं वो आपको समझ में आई या नहीं। एक बार अगर मैंने अगर वीडियो बनाया, उसके बाद मैंने पहले जब स्टार्टिंग में वीडियो बनाया था, छोटी क्लास के वीडियो बनाया, तो बहुत सारे बच्चों ने उस पर अपने आप से ही फीडबैक दिया कि सर आवाज़ नहीं आ रही है, ये चीज़ नहीं आ रही, ये डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है, जो भी बातें हैं। फिर उन डिस्टर्बेंस को धीरे धीरे करके दूर किया गया। अभी भी थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, लेकिन फिर भी उनको दूर करने की कोशिश की जाती है। तो ये फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। हमने वीडियो बना दिया, हमारे हिसाब से हमने अपनी मेहनत कर दी, ऐसा नहीं है। वो जो पहले वीडियो बनाए थे जिनमें आवाज़ नहीं आई क्लियर होती है, मेहनत उसमें उतनी ही पड़ी, लेकिन अब वो किसी मतलब रूम खाली होने की वजह से या अदर डिस्ट्रैक्शन की वजह से वीडियोस में प्रॉब्लम आ गई, तो मेहनत तो पूरी बेकार ही चली गई। लेकिन फीडबैक मिलने से ये हो गया कि नेक्स्ट टाइम हमने रूम चेंज कर दिया, जगह चेंज कर दी। धीरे धीरे करते करते मुझे पता चल गया कि किस तरह से ईजिली समझ में आने लगेगा। भाई यही वीडियोस मैंने बहुत सारे रूम में अलग अलग बनाए, सब जगह मैंने ट्राई किया, जहाँ जहाँ जिसने कहा कि इस रूम में बना के देखो, उस रूम में बना के देखो, सब जगह ट्राई किया, जिससे कि मेरी वॉइस भी क्लियर हो और आपको चीज़ें क्लियरली बोर्ड पे दिखाई भी दे। ठीक है, तो फीडबैक होना बहुत ज़रूरी। तो बच्चों के फीडबैक के बेसिस पे ही मैंने ऐसा किया। बहुत सारे बच्चों ने उस पर वीडियोस पे कमेंट किए थे कि नहीं समझ में आ रहा है, डिसलाइक भी किया था वीडियो को। कोई इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी ने डिसलाइक किया तो मुझे पता वो बुरा लगा कि हाँ क्यों डिसलाइक कर दिया। भाई नहीं समझ में आया, डिसलाइक कर दिया, नहीं उनको समझ में आया, नहीं पसंद आया, तो उससे फ़ायदा ये मिला कि मुझे अपने वीडियोस को सही करने में हेल्प मिली कि उसमें हम और कितना बेटर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पर ये सेशन एंड होता है। इसके नोट्स हम 1-2 दिन में आप लोगों को सेंड कर देंगे, तो उससे आप लोग कॉपी कर लीजिए। जो लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं तो वो लोग ज़्यादा समझदार बनने की कोशिश ना करें। जिस दिन स्कूल खुलेगा ना, उस दिन उनका सबका अच्छे से हिसाब होगा। और वो जो 50 मार्क्स हैं तो उसमें से 5 मार्क्स तो आप अपने पहले ही काट लें, जिन्होंने टाइम से नोट्स मुझे सेंड नहीं किए हैं। जिन बच्चों ने सेंड किए हैं उनके नाम मेरे पास नोट है, और उसके बाद भी फिर जब चेक होगा, अब उसके बाद भी जब स्कूल खुलेगा तब वो और तरीके से कॉपीज़ चेक होंगी। और जब जो मिले तो उनका हिसाब उनके अपने तरीके से, जैसे मैं करता हूँ उस तरीके से किया जाएगा। तो जो नोट्स ना बनाने की समझदारी दिखा रहे हैं वो ये भूल जाएं, क्योंकि इंटरनेट जो आपके 50 मार्क्स हैं मैं वो कॉपीज़ के बेस पे दूंगा, क्योंकि कोई प्रैक्टिकल फाइल तो बात की बात है, वो तो बाद में बनेगी, लेकिन वो उसमें कॉपी के भी उतने ही मार्क्स इंक्लूडेड हैं। और फिलहाल तो कॉपी के ही मार्क्स के बेस पे सब कुछ होगा। प्रैक्टिकल फाइल तो बाद की बात है, वो तो भी उस चैप्टर पे पहुँचेंगे तब प्रैक्टिकल फाइल बनवाएंगे। लेकिन जो पहले वर्क दिया गया है, अगर वो वर्क कंप्लीट नहीं मिला तो फिर उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं होगा, ना वर्बल ना फिजिकल। उसके लिए सारा पनिशमेंट आपके सामने बाद में पता चलेगा आपको। ठीक है, तो ये हम खुला आपको बता रहे हैं, जिससे चाहे उससे चाहे कंप्लेन कर दो, लेकिन वो नंबर आपको इतनी आसानी से नहीं मिलने वाले हैं। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, जो बच्चों ने अपना टाइम से आपको सबको सारी चीज़ें सेंड की हैं, तो उनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। उनको फिर उसी के हिसाब से उनकी मार्किंग 50 के हिसाब से ही होगी, और बाकी लोग जो समझदार बन रहे हैं ना, उनकी मार्किंग उसी हिसाब से कम करके की जाएगी। ओके, थैंक यू।